ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक यूनिट सेल हमें दे दी है ना, से वी आर हैविंग अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में उसको बीसीसी भी कहते हैं, या फिर हमारे पास सीसीपी है। सीसीपी हो जाता है, सीसीपी का नाम क्या होता है जी, बोलो। यह हमारे पास सीसीपी है, मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक्ट। और ये जो क्यूबिक क्लोज पैक्ट होता है बच्चों, सीसीपी, इसी का दूसरा नाम हो जाता है एफसीसी, विच इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट मीन्स एससीपी। इस तरह की अगर यूनिट सेल्स हैं तो क्या हम बता सकते हैं कि उन यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर हैं, कितने हैं, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर हैं, कितने हैं। So let's start locating these tetrahedral and octahedral voids in three-dimensional unit cells, which are body-centered cubic, cubic closed packed or face-centered cubic, and hexagonal closed packed. So it's a very interesting topic. देखो बच्चों क्या होता है कि इस लेक्चर में we are going to observe voids for three type of unit cell. First is body centered cubic, second is cubic closed packed, या इसी को हम कह सकते हैं फेस सेंटर्ड। एक ही बात होती है प्यारे बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और यू कैन से एफसीसी। और जो तीसरे नंबर की हो जाती है यूनिट सेल, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, यानी कि एससीपी। तो चलो देखें कैसे करना है, कैसे इन यूनिट सेल में हम लोग वॉइड्स ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर फिगर बना के रखे हैं आप लोगों के लिए कि आपको आराम से बात समझ आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है बच्चों, वो क्या है कि अपना जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सीसीपी है या एससीपी है, उससे थोड़ा सा आसान स्ट्रक्चर होता है। तो रीजन क्या है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक तो कॉर्नर पर तो सब में रहने ही है ना, तो कॉर्नर पर तो यहाँ भी एटम्स हैं, 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स दिख रहे हैं, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक और रहता है बीचों बीच में। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम देखना चाहते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर मिलते हैं, एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, पहले उसको देखते हैं बच्चों, है ना। सो लेट्स स्टार्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, विच इज पार्ट ए। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो दरअसल क्या होता है, कैसा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जरा समझें। जैसे अपना ये एक क्यूबिक यूनिट सेल बना के रखा है हम लोगों ने, और इस क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो बी पॉइंट है, दिस इज द बॉडी सेंटर, और बाकी सारे कॉर्नर्स हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, बनता कैसे है, अगर आप इस क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर एक और क्यूबिक यूनिट सेल रखें। क्या करना है बच्चों, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका बॉडी सेंटर बी है, इसके ऊपर एक और क्यूबिक यूनिट सेल अगर रखो, तो उस दूसरे क्यूबिक यूनिट सेल का बॉडी सेंटर है ए। उसका यूनिट सेल का बॉडी सेंटर क्या है, ए। तो इस ए पर भी एक पार्टिकल रहेगा, इस बी पर भी एक पार्टिकल रहेगा। अब हम ए, बी, डी और सी, इन 4 पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दें। होगा क्या, देखो ये जो फिगर देख रहे हो, दरअसल ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि बोथ दीज पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, है ना। ये तो आपको थोड़ा दूर दूर करके दिखा दिया जाता है ताकि आप ये समझ पाएं कि हाँ भाई एक क्यूब बन रहा है, हाँ भाई एक टेट्राहेड्रल बन रहा है। एक्चुअल ऐसा थोड़ी होगा। किसी भी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थोड़ी होगी और साइज इतना छोटा, ऐसा नहीं होता है। ऑल दीज पार्टिकल्स, जैसे ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, ये इसके कांटेक्ट में रहेगा बच्चों, है ना। वो हम दूर दूर करके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा ज्योमेट्री समझनी है उसकी।
ये इसके कांटेक्ट में रहेगा। तो ऐसे ये जो ए और बी है, थोड़ा गौर करो, ये ए और बी आपस में कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ए क्या रहेगा बच्चों? ए जो है वो इन 8 कॉर्नर एटम्स से कांटेक्ट में रहेगा, है ना। सॉरी, ये जो बी है, ये जो बॉडी सेंटर है, वो बॉडी सेंटर क्या रहता है? बीचों बीच में रहता है। ऐसे ये जो ए है वो ऊपर वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर है, तो उसके बीचों बीच में रहेगा। अच्छा, तो इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनता होगा? कैसे बनता है बच्चों? ऊपर वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर और नीचे वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करिए और फिर इस डी से ए को ज्वाइन करिए, डी से सी को ज्वाइन करिए, और फिर आप बी डी को ज्वाइन करिए और सी डी को ज्वाइन करिए। एक टेट्राहेड्रल क्या होता है? टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है दैट इज जस्ट अ ट्रायंगुलर पिरामिड, है ना। उसमें क्या होता है? बेस एक ट्रायंगल होता है और ऊपर 3 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। तो जरा गौर से देखो, क्या हमें ये वैसा ही फेस मिल गया जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं? हम लोग जो वॉइड वाला लेक्चर किए थे, क्या ये ठीक वैसा ही है? देखो इसका बेस, देखो बेस क्या है, या कोई भी किसी भी एक फेस को आप बेस मान लीजिए। तो हम चलिए इसको ही मान लेते हैं, बी सी डी, दिस इज अ ट्रायंगुलर बेस। उसके बाद बच्चों ए बी सी, एक ट्रायंगुलर फेस जो हमें नजर आ रहा है। ए सी डी, सेकेंड ट्रायंगुलर फेस, वो भी कुछ हद तक विजिबल है। और एक हो गया ए बी डी, हम सामने से देख रहे हैं तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, ए बी डी। अच्छा, एक बात और, यहां ऐसा देखने में लग रहा है कि ये जो सबसे ऊपर का छत है इस क्यूब का, इस छत के ऊपर ये बहुत ज्यादा है, नीचे बहुत कम है ना। ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये ए बी डिस्टेंस क्या है? इस क्यूब की छत के ऊपर बहुत ज्यादा निकला हुआ, नीचे थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसी से टच करता हुआ। ऐसा नहीं है बच्चों, ये 3D फिगर है। थोड़ा अगर हम विजुलाइज करें तो पाएंगे कि ये जो इस क्यूब का टॉप है, दिस टॉप फेस, इस फेस के जितना ऊपर ए है ठीक उतना ही नीचे बी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बी इस क्यूब का बॉडी सेंटर है और ए इसके ऊपर वाले क्यूब का बॉडी सेंटर है। तो ये दोनों ही बॉडी सेंटर है। तो इस ऊपर वाले फेस से क्या होगा? ये ए की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, जितनी डिस्टेंस ए की है उतनी ही डिस्टेंस बी की भी है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस ए बी लाइन इज गेटिंग बाइसेक्टेड एट दिस प्लेन, एट दिस टॉप फेस और एट दिस टॉप प्लेन, है ना। ये आधा आधा बट रहा है। ए बी लाइन आधा इस फेस के नीचे और आधा इसके ऊपर है, और एकदम परपेंडिकुलर है बच्चों, इस फेस के एकदम परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा अगर विजुलाइज करोगे तो देख पाओगे। ऐसे ही जरा सोचो कि ये जो तुम्हारा ACD फेस है, जो ट्रायंगुलर फेस है टेट्राहेड्रल का, क्या वो एकदम BCD के जैसा ही होगा? है ना, जरा सोचो। क्या ACD जो ट्रायंगुलर फेस है, दिस ACD, क्या वो एकदम BCD के ही जैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा। और ये ACD, ये वाला जो ट्रायंगुलर फेस है, ये जितना एंगल बनाएगा ऊपर उतना ही एंगल ये BCD नीचे भी बनाएगा, है ना। सो दिस इज योर टेट्राहेड्रल। लेकिन अब क्या है बच्चों, ये टेट्राहेड्रल एक रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है। मींस इसके जितने भी एज हैं उन सबकी लेंथ बराबर नहीं है, सबकी एज लेंथ अलग अलग है। जैसे ये एज एकदम अलग है, ये तो क्यूब की जो एज है उसी के बराबर, ये तो क्यूब का ही एक एज है। फिर देखो जरा, AD AC, BC BD, इनकी लेंथ सेम रहेगी। कौन कौन से लेंथ सेम रहेंगे? AD AC BC और BD, इनका लेंथ सेम रहेगा। और जो AB है वो एकदम अलग रहेगा। जरा सोचो, क्या AB CD के बराबर होगा? क्या AB CD के बराबर होगा? बिल्कुल। क्यों? इसलिए बराबर होगा बच्चों क्योंकि AB जो है वो इस क्यूब के आधा ऊपर और आधा इस क्यूब के अंदर है। मीन्स अगर हम AB को बाइसेक्ट करें तो इस क्यूब का जो एज लेंथ है उसके आधे के बराबर आएगा।
थोड़ा अगर गंभीरता से सोचो तो एकदम ठीक से समझ में आएगा कि ये जो ए बी लेंथ है ये दरअसल इस एज लेंथ के ही बराबर है। बस इस एज लेंथ के बराबर का जो ए बी उसका आधा हिस्सा इस क्यूब में और आधा हिस्सा ऊपर वाले क्यूब में। तो ये जो 6 फेस आपको नजर आ रहे हैं इस टेट्राहेड्रल के, उसमें किस किस की लेंथ सेम है? देखो किस किस की लेंथ सेम है, गौर से समझो किस किस की लेंथ सेम है। इसमें जो लेंथ सेम होगी वो होगी एक तो ए बी और सी डी, बोथ आर सेम, फर्स्ट थिंग। अच्छा, फिर बी सी बी डी, बी सी और बी डी, बी सी और बी डी, और उतना ही लेंथ होगा बच्चों ए डी और ए सी का भी, है ना। तो मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं ए डी और ए सी, ये भी उतने ही लेंथ के। ऊपर क्या लिखा है? 4 एजेस ए बी ए सी ए डी बी सी, जो हमें 4 नजर आ रहे हैं, 4 क्या 5 दिख रहे हैं हमको। तो ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया। इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, इसको हटा देते हैं, है ना। हम लोग नीचे तो लिख ही लिए, इसको हटा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलो अब बढ़िया हो गया। तो कौन कौन से लेंथ बराबर है? सी डी एज लेंथ है और ठीक उसके बराबर होगा आपका ए बी। एक तो ये 2 लेंथ सेम हो गए और बाकी के ये 4 बी डी बी सी ए सी सी डी। इसका कहीं रोल नहीं आता है बच्चों कि किसका लेंथ बराबर है किसका लेंथ बराबर नहीं है, लेकिन एक ही बार पढ़ना है ना, तो थोड़ा ठीक से ही पढ़ लेते हैं, कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। अच्छा, क्या सेम नहीं है? जैसे हम आपसे कहें ए बी क्या बी सी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। ए बी क्या ए सी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो एक बात और ध्यान में रखने की है, और वो ये है कि आपका ये जो ए बी है दिस इज एब्सोल्युटली नॉट इक्वल टू बी सी। ये अलग है और ये अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये वॉइड एक डिस्टॉर्टेड वॉइड है, एक सिमेट्रिकल वॉइड नहीं है। मतलब एक यूनिफॉर्म टेट्राहेड्रल नहीं है, इसके सारे एज लेंथ सेम नहीं है। 4 एज लेंथ सेम है, 2 अलग है। अच्छा चलिए, एक बात तो ये हो गई। अगली बात जरा समझिए, जरा और थोड़ा गौर से देखें तो ये समझ पाएंगे कि ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूरी दिख रही है 3 डायमेंशनल, ये टेट्राहेड्रल का ठीक आधा हिस्सा इस क्यूब के ऊपर है और आधा ही हिस्सा इस क्यूब के अंदर है। मतलब जो ऊपर का आधा हिस्सा है वो ऊपर वाले क्यूब में आएगा और जो नीचे का आधा हिस्सा है वो जो क्यूब ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर आएगा। जरा देखो बच्चों गौर से, इस टेट्राहेड्रल का 50% ऑफ द पार्ट, मतलब ये वाला फेस और ए बी का आधा, है ना, एकदम 50% पार्ट जो है ये चिमटे जैसा लग रहा है। ये 2 चिमटे होते, जैसे फॉर्क होता है ना, फॉर्क नहीं, जो किचन में चिमटा होता है जिससे माता जी आप लोगों की रोटियां वगैरह बनाती हैं, तो देखो वैसे ही ये एक चिमटे का एक हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा ये वाला फेस हो गया, और इसका मुंह खुल गया, मगरमच्छ जैसा मुंह खुला हुआ है। एक नीचे के दांत मगरमच्छ के ये हैं, ऊपर के मगरमच्छ के ये दांत हैं। मुंह खुला हुआ एकदम, आधा मुंह ऊपर खुला हुआ है, आधा नीचे खुला हुआ है, और ये तुमने मगरमच्छ के 2 दांतों के बीच में एक डंडा फंसा दिया। आधा मुंह मगरमच्छ का नीचे है, नीचे का जबड़ा नीचे है, ऊपर का जबड़ा ऊपर, तो एकदम आधा आधा बटा हुआ है। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है एकदम आधा आधा है बच्चों। ऊपर वाले क्यूब में 50% है और नीचे वाले क्यूब में भी 50% है। तो इसका जब लोकेशन की बात आती है कि इसको कहाँ माना जाए लोकेशन को, तो इस लोकेशन को बच्चों हम क्या करते हैं, इस लोकेशन को मानते हैं, ये जो रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया है, देखो यहां देखो, ये लोकेशन है, दिस रेड, ये रेड क्या है, इस वॉइड का लोकेशन, ये जो मैं यहां दिखा रहा हूं, दिस रेड, दिस पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ दिस वॉइड। चूंकि ये 50% ऊपर है बच्चों, 50% नीचे है, तो इस वॉइड की लोकेशन हम इस फेस पर ही मान लेते हैं, क्योंकि आधा ऊपर है आधा नीचे है। अच्छा,
अब ऐसे ही जरा सोचो, जैसे आपने मगरमच्छ का ये ऊपर का दांत खोल दिया, ये नीचे का खोल दिया, कोई मगरमच्छ को यहां से भी खोल सकता था। एक ये ऊपर की दांत जाते और ये नीचे के यहां से चले जाते, तो एक ये भी वॉइड बन जाता, तो इस साइड का वॉइड ये हो जाता। फिर कोई यहां से भी खोल सकता था, है ना, यहां से एक जबड़ा ऊपर उठता और एक नीचे चला जाता, तो फिर ये वाला वॉइड बन जाता। और कोई यहां से भी खोल सकता था, यहां से ऊपर और यहां से नीचे, तो ये वाला वॉइड बन जाता। तो ये एक फेस में 4 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। और क्या ध्यान रखना है, हर वॉइड का आधा हिस्सा 1/2 पार्ट, 50% ऑफ द पार्ट इज इन द अबव, इसके ऊपर जो यूनिट सेल है बच्चों उसका हिस्सा है, उसको कंट्रीब्यूट करता है। एंड 50% ऑफ द वॉइड कंट्रीब्यूट्स टू दिस यूनिट सेल, आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में। इस यूनिट सेल में मगरमच्छ का आधा जबड़ा है, आधा जबड़ा ऊपर है, यही टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन है। तो जैसे इस फेस में हमने 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स देख लिए, तो ऐसे ही हर फेस में 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे, क्योंकि इस फेस में 4 हैं, 4 कॉर्नर एटम है और एक बॉडी सेंटर है, और एक बॉडी सेंटर ऊपर का ले लिया। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए इस फेस के लिए देखा जाए बच्चों, ये जो साइड का फेस है, तो इसमें भी देखिए 4 कॉर्नर एटम्स हैं, एक बॉडी सेंटर है, एक इसके बगल वाला बॉडी सेंटर ले लोगे, तो जैसे यहां पर तुमने वॉइड बना दिया, आधा इसमें आधा बाहर, वैसे क्या होगा, यहां पर भी वॉइड बन जाएगा, आधा क्यूब के अंदर और आधा क्यूब के बाहर। और ये सभी वॉइड टेट्राहेड्रल शेप के ही होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑल वॉइड्स आर हैविंग द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो एक फेस में 4 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हर फेस में जब 4-4 बनाओगे तो जरा देखो कैसे 4। अच्छा, अगर लोकेशन की बात करें तो ये फेस का कंप्लीट लेंथ है, एक एज लेंथ है। तो अगर मैं कहूं कि ये एज लेंथ 1 यूनिट का है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस 1/4, ये डिस्टेंस भी 1/4, फिर ये डिस्टेंस 1/4 और ये डिस्टेंस भी 1/4, 4 डिस्टेंसेस में बट गया। ऐसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस भाई 1/4 है ना प्यारे बच्चों। देखो ये डिस्टेंस 1/4, फिर ये डिस्टेंस 1/4, फिर ये डिस्टेंस 1/4, फिर ये डिस्टेंस 1/4, ऐसे ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, एकदम 4 हिस्सों में बटा हुआ है। थोड़ा ये ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, इसलिए मैं ये सब हटा देता हूं, तो क्या होगा, तुमको देखने में आसानी रहेगी प्यारे बच्चों। अच्छा जरा देखो इस क्यूब को, देखो मैंने 4 ड्रॉ किए हैं बड़ी मुश्किल से। देखो जरा कैसे ये 4 ड्रॉ किए हैं। इस ऊपर वाले टॉप फेज में तो 4 एकदम क्लियर दिख रहे हैं, इस साइड में भी 4 एकदम क्लियर दिख रहे हैं बच्चों। देखो ये है और ये, इससे 1/4 यूनिट पर, फिर 1/4 यूनिट चले तो मिड पॉइंट आ गया, फिर 1/4 यूनिट चले तो अगला वॉइड आ गया और फिर ऊपर पहुंच गए। 1/4 यूनिट चले पहला वॉइड, फिर 1/4 यूनिट चले मिड पॉइंट, फिर 1/4 यूनिट चले दूसरा वॉइड और फिर कॉर्नर पर पहुंच गए, किनारे पहुंच गए। सो दिस इज द साइड। अच्छा इस साइड को देखो, पहले चलो सामने वाले को देख लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लमजी टाइप का लग रहा हो, बट लेट मी टेल यू वेरी इजीली। देखो इस सामने वाले को देखो, तो सामने वाले फेस का मिड पॉइंट 1/4 यूनिट चले वॉइड आ गया, 1/4 चले 50% पहुंच गया, मिड पॉइंट पर पहुंच गया, फिर 1/4 फिर से वॉइड और फिर नीचे आ गए, फिर 1/4 चले वॉइड पर पहुंच गए, फिर मिड पॉइंट, फिर वॉइड, फिर किनारे आ गए। ये सामने वाले फेस के 4 वॉइड हो गए। ये देखो नीचे वाले के भी मैंने बनाए, देखो जरा बच्चों कितने सुंदर बने, देखो नीचे के भी बने हुए। देखो इससे स्टार्ट किए, 1/4 यूनिट चले तो अगला वॉइड मिला, फिर 1/4 यूनिट चले तो मिड पॉइंट पर पहुंच गए, फिर 1/4 यूनिट पर चले तो अगला वॉइड मिला, फिर किनारे आ गए। फिर देखो 1/4 पर वॉइड, फिर मिड पॉइंट, फिर वॉइड, फिर मिड पॉइंट। अच्छा इसको देखो, इस वाले को देखो, यहां से चले 1/4 यूनिट वॉइड, फिर मिड पॉइंट, फिर वॉइड, फिर किनारे आ गए। यहां से स्टार्ट किए 1/4 यूनिट वॉइड, फिर मिड पॉइंट, फिर वॉइड, फिर मिड पॉइंट। तो इन दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं,
आप किसी एक फेज में बना लें, दैट्स सफिशिएंट। आप बस इसमें बना लें और इसमें बना लें। अगर आप इन दो को भी ड्रॉ कर लेते हैं, दैट्स सफिशिएंट। और फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हर फेज में इसी तरह से हमें 4 void मिलेंगे। ऑल 4 voids आर टेट्राहेड्रल, 50% contribution for this unit cell and 50% contribution for the adjacent unit cell। कोऑर्डिनेट की बात करी जाए, तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे। जैसे इस वॉइड को नाम दे दिया 1, ये जो 1 बना हुआ येलो कलर से, दिस इज 1। तो ओरिजिन से 1/2 यूनिट आगे बढ़े। फिर इसको अगर y एक्सिस मान लिया है, तो वैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको z एक्सिस मानते हैं, तो थोड़ा सा चलो चेंज कर देते हैं, आपको समझने में इजी रह जाएगा। चलिए इसको हटा दिया जाए। ओके, हमारी एक्सिस का जो कन्वेंशन है, जनरली हमारी जो आदत होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दिस वी कीप एज x एक्सिस एंड वी टेक दिस वर्टिकल एक्सिस एज y एक्सिस एंड दिस एक्सिस एज z एक्सिस। तो इफ यू सी दिस फर्स्ट वॉइड, तो कितना आगे है ये, तो 1/2 यूनिट आगे है, तो x कोऑर्डिनेट 1/2 हो गया। अच्छा, कितना ऊपर है, ऊपर तो है ही नहीं, ये तो xz प्लेन में है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अच्छा, z एक्सिस में कितना है भाई, तो 1/4 यूनिट ये z एक्सिस में, तो इस फर्स्ट वॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो वी कैन आंसर अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑल वॉइड्स। तो टोटल कितने वॉइड्स हैं, किसी भी क्यूब में बच्चों 6 फेस होते हैं, और हर फेस में 4 वॉइड्स दिख रहे हैं अपने को। तो कुल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने, तो आप कहेंगे सर 24, है ना। क्या है देखो, ईच फेस हैज 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 6 × 4 दैट इज 24। आप हर वॉइड को लोकेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के लोकेशन आ गए, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सिमिलरली लोकेशन ऑफ ऑल वॉइड्स कैन बी फाउंड। और क्यूब का जो एज है उसको 1 यूनिट एज्यूम कर लिया। तो इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस फिगर इन योर नोटबुक, नो नीड टू ड्रॉ ऑल दीज थिंग्स, इट विल टेक टू मच टाइम और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। यू कैन ड्रॉ, आप ऊपर वाले फेस को ड्रॉ कर लीजिए और एक साइड फेस को ड्रॉ कर लीजिए, दैट्स सफिशिएंट। लॉजिक समझ में आ ही रहा है, क्योंकि हर वॉइड क्या है, मगरमच्छ का मुंह है, और उसका आधा मुंह नीचे, इस आधा उसका जो जबड़े का एंड पॉइंट है, टो है, वो बी पॉइंट है, और ऊपर वाले का ए है। तो आधा मुंह उसका नीचे खुला है, आधा मुंह इस क्यूब में है, और आधा मुंह उसका एडजेसेंट क्यूब में है। तो हर वॉइड में ऐसे ही है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर 24 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर मिल रहे हैं। जो इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है दैट इज 12। एक और बात, लेकिन एक बात और समझने की है क्या, कि ये जो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने, तो आप कहेंगे सर एक भी नहीं है सर, सबके सब जो है इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, सो दिस इज 0। रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि सारे एज बराबर होने चाहिए। तो टेट्राहेड्रल में कितने एज होते हैं, 3 ऊपर हो गए और 3 नीचे हो गए, तो 6 होते हैं। इसमें 4 लिख दिया मैंने गलती से। ऑल 6 एजेस इक्वल। टेट्राहेड्रल के सभी 6 एज कैसे होने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो कहेंगे कि भाई ठीक है, वो रेगुलर टेट्राहेड्रल है। तो ऐसा तो एक भी नहीं मिल रहा है हमें। अच्छा, एक बात और समझो, जब हम लोग वॉइड्स पढ़ते थे तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। वो फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल n है, तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n। होता है कि नहीं होता है? तो यहां तो सब गुड़ गोबर हो गया। कैसे? इसलिए गुड़ गोबर हो गया कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो n यानी 2 है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। एक बॉडी सेंटर में रहेगा और कॉर्नर पे बच्चों जो 8 पार्टिकल होते हैं, सबका 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस हिसाब से कुल मिलाकर 2 ही पार्टिकल हुए बीसीसी में।
तो N/2। तो हमारे पुराने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आना चाहिए BCC में वो 2n यानी कि 4 आना चाहिए, 4, लेकिन आ गया 12। सब चौपट हो गया, सब पढ़ाई लिखाई गड़बड़, कुछ गड़बड़ नहीं। ये जो 2n होता है ये तब की बात है अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स रेगुलर टेट्राहेड्रल्स हो, लेकिन यहां पर तो रेगुलर टेट्राहेड्रल की बात ही नहीं है। यहां तो सारे के सारे आएं बाएं दाएं बन रहे हैं, सारे डिस्टॉर्टेड है। तो अगर वॉइड्स जो है रेगुलर टेट्राहेड्रल बनेंगे तब इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को, कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो नंबर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होगा। लेकिन अगर वो रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं है तो फिर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो कोई पूछे सर इसका रीजन बताइए, तो क्या आंसर है? देखिए, डिस्टॉर्टेड वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन बीसीसी आर डिस्टॉर्टेड और इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल्स, मतलब उनके सभी एज सेम नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होने की जरूरत नहीं है। अगर सभी एज सेम रहते, रेगुलर टेट्राहेड्रल बनते, तब फिर हमारा जो फॉर्मूला है तब वो एप्लीकेबल होता। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, इफ इन अ यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर n। तो वो जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मूला होता है वो तब के लिए वैलिड है जब वॉइड्स कैसे हो? रेगुलर वॉइड्स हो, मींस सारे एज लेंथ सेम हो। वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा अगर हमारे वॉइड्स डिस्टॉर्टेड आ गए, जैसे कि यहां पे डिस्टॉर्टेड आए, तो n और 2n की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहां पर हम देखे वो 12 आए, ना कि 4। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जब भी रेगुलर वॉइड्स आएंगे तब बच्चों इस रूल को जरूर फॉलो करेंगे। देखते हैं हम लोग अभी आगे आएंगे। अब भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है जो टेट्राहेड्रल का चाचा है। अब ये और खतरनाक है, लेकिन बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कोई भी रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं बना बीसीसी में, वैसे ही कोई भी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल भी नहीं बन पाता है। सो देयर इज नो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन बीसीसी। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मतलब अगेन ऑल एजेस सेम लेंथ, तो ऐसा कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बनता है। तो क्या बनता है? देखो बनता क्या है। बनता क्या है कि भाई जैसे 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने तो 6 इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं बीसीसी में। यहां पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड लिखना मैं भूल ही गया। 6 इर्रेगुलर octahedral voids in BCC. 6 irregular octahedral voids in BCC। और ये जो octahedral voids होते हैं इनका एज लेंथ फिर से चूंकि इर्रेगुलर है तो सबका एज सेम नहीं होगा। अच्छा, अब जरा समझो कैसे बनेगा, अभी हम बताते हैं आपको आगे ड्राइंग में। एक बार फिर से जरा उसी फॉर्मूले की चर्चा कर लें कि नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी इज 2, सो n is 2। सो नंबर ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर बनते तो n ही आते, तो बने ही नहीं तो 0 हो गया। अच्छा, और अगर नंबर ऑफ इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो उसको फिर n होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा कि यूनिट सेल कैसा है। तो यहां पर 6 बने, विच इज नॉट इक्वल टू n। तो एकदम ठीक से दिमाग में डालनी चाहिए हमें ये बात कि ये जो n to n और n वाला फॉर्मूला है ये रेगुलर वॉइड्स के लिए, और अगर वॉइड्स इर्रेगुलर है या डिस्टॉर्टेड है तो फिर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। देखो, अब चलो देखते हैं कैसे बनता है ये 6 बने कहां से। ये जो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये कहां से प्रकट हुए इस बीसीसी में, जरा देखो फिगर में देखते हैं 3 डायमेंशनल क्या होता है। हाँ भाई देखो आ गया टेट्राहेड्रल, नहीं सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रकट हो गया। देखो जरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर आप देखें कैसे बनता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है हमारा बीसीसी। देखो ये थोड़ा समझना ज्यादा इजी है पिछले वाले की अपेक्षा। कैसे? ऊपर वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर
नीचे वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर, ऊपर के पिरामिड का अपेक्स और ये नीचे वाला बॉडी सेंटर नीचे के पिरामिड का अपेक्स। ये ऊपर के पिरामिड की चोटी है, नीचे की पिरामिड की चोटी। अब कोई कहे सर ये ऑक्टाहेड्रल है क्या? क्या होता है सर ऑक्टाहेड्रल? हम तो देखे नहीं आज तक। अरे भैया, वॉइड का जो लेक्चर था उसमें ऑक्टाहेड्रल हम बताए थे क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एक पिरामिड ऊपर होता है, एक पिरामिड नीचे होता है। नहीं पता है तो आप उसको पहले पढ़िए, फिर इसको पढ़िए। तो ये हो गया आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये भी क्या होगा, इसकी भी अगर हम लोकेशन देखें तो इसकी भी लोकेशन एकदम सेंटर में आएगी और वो सेंटर पड़ेगा ऊपर वाले फेस का एकदम सेंटर। एक्चुअली ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे थोड़ी होता है। क्या होगा बच्चों, ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, ये आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, ये बहुत पास पास रहते हैं एटम्स। वो तो समझाने के लिए ताकि आपको ज्योमेट्री क्लियर हो जाए, दैट इज व्हाई सच फिगर्स आर ड्रॉन। सो दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लाइज इन मिड पॉइंट, और यू कैन से कि ये जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ऊपर वाले स्क्वायर फेस का, ये उसका मिड पॉइंट, ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा बच्चों, आधा ऊपर वाले यूनिट सेल के हिस्से में रहेगा और आधा नीचे रहेगा। देखो, एक पिरामिड इसका ऊपर, एक पिरामिड नीचे। तो दिस अगेन इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 50% टू दिस यूनिट सेल, फर्स्ट थिंग। सो अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जरा ये समझें कि क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है? क्या सारे एस सेम हैं? जरा देखो। तो देखें, ये जो पिरामिड है इसका अगर ये बेस देखें ABCD, तो इस ABCD के सारे एज, ये तो क्यूब के एज के बराबर है, तो क्यूब का एज अगर A है तो AB BC CD AD ये सब के सब A हो गए। लेकिन पिरामिड के ये जो ऊपर वाले एज हैं ये A नहीं है, ये बिल्कुल A नहीं है। ऐसे ही नीचे वाले एज भी A नहीं है। हाँ, ऊपर वाले एज और नीचे वाले एज बराबर बराबर लेंथ के हैं। मतलब ऊपर के 4 एज मीन्स AE, DE, CE और BE, और नीचे के 4 एज CF, DF, AF और BF। These all 4 are exactly same as these 4. बट टोटल अगर हम देखें तो 12 एज हैं, 4 अबव द क्यूब और 4 इसके अंदर और 4 हो गए इसके एज। तो टोटल 12 हैं, तो उसमें 8 तो सेम लेंथ के और ये 4 सेम लेंथ के, लेकिन उन 8 का लेंथ और इन 4 का लेंथ अलग अलग है। अच्छा, एक तो ये बात हुई। तो लिखा हुआ है AE, DE, CE और BE, ऊपर वाले 4, और फिर नीचे वाले 4 AF, DF, CF और BF, these are not A. So as all edges of this octahedron are not same, so this is again a irregular or distorted, we can use two terms, either we call it irregular or we can also call it distorted. अच्छा, तो भाई 6 वॉइड तो आपको ऊपर दिख रहे हैं, सॉरी 6 वॉइड तो 6 फेसेस पे नजर आ जाएंगे इसी तरह से। तो 6 voids at 6 face centers and each void is distributed in 2 unit cells. So effective number of void 6 into half, so that is 3. तो फेस सेंटर पे तो 3 हो गए। अब बच्चों क्या होता है कि एक और कैटेगरी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की BCC में, और वो क्या होती है? वो क्या होती है बच्चों कि ये जो एज सेंटर दिख रहा है ना आपको, एज सेंटर, वहां पर भी क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन आता है, और वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है वो एक यूनिट सेल में 1/4 रहता है। तो वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो क्या होता है कि 4 यूनिट सेल में बटा हुआ रहता है, और एक यूनिट सेल में दैट रिमेन्स 1/4। 1/4 कंट्रीब्यूशन उसका एक यूनिट सेल में होता है, और उसकी लोकेशन आती है ये एज सेंटर्स, ये एज सेंटर्स, और हर एज सेंटर पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बन जाता है।
तो वो जो एस सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका थोड़ा सा फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हम केवल याद रखें तो भी हमारा काम चल जाएगा कि 6 तो जैसे फेस सेंटर पर रहते हैं वैसे एक एक सारे एस सेंटर्स पे भी रहते हैं। और वो जो एस सेंटर वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं बच्चों, उनका 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब 3/4 हिस्सा इस यूनिट सेल के बाहर रहता है। अभी हम लोग आगे जब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो इसी तरह का एक और फिगर होगा जिसमें हम लोग एस सेंटर वाले वॉइड्स को देखेंगे, तो वहां से हम लोग क्लैरिफाई कर पाएंगे इस चीज को। अभी हमको याद रखना है कि हर एस सेंटर पर एक एक वॉइड और बनेगा। सो सिमिलरली 12 वॉइड्स एट एस सेंटर्स, वेरी कॉम्प्लेक्स फिगर है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1/4 पार्ट टू अ सेल। तो जो एस सेंटर वाले वॉइड हैं, तो कितने एस सेंटर होते हैं क्यूब में, कितने एज होते हैं टोटल, 12। तो 12 वॉइड्स वो हो गए, लेकिन वैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ सच वॉइड्स 12 इंटू, और एक वॉइड का कंट्रीब्यूशन 1/4 है तो 3 हो गया। तो 3 वॉइड्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड्स एट द फेस सेंटर दैट इज 3, एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड्स एट द एस सेंटर्स दैट इज ऑल्सो 3। तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछे जाएं एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, तो उत्तर आएगा 6, 3 + 3। तो टोटल नंबर ऑफ इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दिस इज इक्वल टू 3 + 3 दैट इज 6। जब शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं बीसीसी में, वो बनते हैं 6, which is not equal to n। और इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं बच्चों, सॉरी इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं बच्चों, 12। तो ऐसे भी देखा जाए तो देखिए, भले ही इर्रेगुलर है चाहे जैसे हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ठीक 2 गुने हैं। तो वैसे तो हम लोग पीछे लिख ही लिए हैं, एक बार और लिखने में तो कोई हर्जा नहीं है ना। अगल बगल हो जाएंगे दोनों अगल बगल हो जाएंगे, अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा, लिख लेना चाहिए हमें। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ irregular tetrahedral voids in BCC, so these were 12। तो यहां देखो ये 6 है और ये 12 है, तो भले ये n to n नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के 2 गुने हैं। भले ही इर्रेगुलर हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल की संख्या ऑक्टाहेड्रल की संख्या से ठीक 2 गुनी है, ठीक 2 गुनी है। चलो ये निपटा। अब हम लोग बात करते हैं अगले यूनिट सेल की। बीसीसी के बाद अब आता है सीसीपी या एफसीसी। देखो उसको देखते हैं। चलो बच्चों, अब जरा वॉइड्स को लोकेट कर लेते हैं हम लोग क्यूबिक क्लोज पैक्ट या सीसीपी, या इसी को बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी। तो शुरुआत करते हैं फिर से अपने टेट्राहेड्रल वॉइड से। छोटा वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल बड़ा वॉइड होता है। सो लेट अस स्टार्ट लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी और एफसीसी। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक, तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, देखो ये बना हुआ है। दिस इज अ फिगर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। इन दिस फिगर व्हाट वी आर सीइंग दैट इज कि हर कॉर्नर पर, एवरी कॉर्नर वी हैव अ पार्टिकल, है ना। हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है, और हर फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल है, हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल है। तो ये क्या हो गया, यही हो जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां दिखता है, तो समझो कहां दिखता है। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को आप 8 छोटे छोटे बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। देखो ये से
इसके ऊपर, दिस इज से द अबव फ्लोर एंड दिस इज द बॉटम फ्लोर। तो ऊपर वाले फ्लोर में भी देखो 8 बॉक्स नजर आ रहे हैं, 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं बच्चों, और नीचे वाले फ्लोर में भी 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं। तो नीचे वाले फ्लोर के इस कॉर्नर वाले बॉक्स को देखो, देखो तो क्या देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन करोगे तो यू विल हैव अ ट्रायंगल, यू विल हैव अ ट्रायंगल। फिर क्या करना है कि वो ट्रायंगल मान लेते हैं बेस हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। सो नाउ यू आर हैविंग अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल मिल गया। अब हमें फिर से क्या हुआ, एक नया टेट्राहेड्रल मिल गया। गौर से देखो, देखो क्या करना है, इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करिए, इसको यहां से ज्वाइन करिए, और इन दो को भी आपस में ज्वाइन करिए। जरा गौर से देखें इस टेट्राहेड्रल को, अगर आप देखें तो बच्चों ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है, उस स्क्वायर का ये डायगोनल है। जैसे हम कह दें, अगर हम नाम दे दें इसको, से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, है ना। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ए बी और बी सी एक जैसे और ए सी बहुत बड़ा है। ऐसा है नहीं, दरअसल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और इसको चलो हम एक डी नाम दे देते हैं। तो इस टेट्राहेड्रल को अगर गौर से देखें तो क्या दिखेगा, तो हम देख पाएंगे इन दिस टेट्राहेड्रल इट इज क्लियरली एविडेंट कि ए बी क्या है, ए बी डायगोनल है इस स्क्वायर का, बी सी भी बच्चों डायगोनल है इस स्क्वायर का, और ए सी भी डायगोनल है इस स्क्वायर का। तो ये जो एक क्यूब जैसा दिख रहा है, तो सारे स्क्वायर तो एक ही जैसे हैं, तो सबके डायगोनल भी एक ही जैसे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो ए बी है, दिस इज बी सी एंड दिस इज ए सी। तो ए बी बी सी ए सी सब बराबर। अच्छा जरा इनको देख लेते हैं, ये तो बेस हो गया ए बी सी। जरा ऊपर के, जरा जो ये जो अपेक्स है इसका, उसको जरा देखो, तो ए डी क्या है, ए डी भी तो डायगोनल ही है इस स्क्वायर का। अच्छा जरा बी डी देख लेते हैं, बी डी क्या है, अच्छा बी डी भी तो डायगोनल ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा सी डी जरा देखो, सी डी क्या है, अरे रे सी डी भी डायगोनल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 डायगोनल हैं, वैसे ही 3 डायगोनल ए डी भी हैं और बी डी भी हैं प्यारे बच्चों, और सी डी भी हैं। All 6 are same. So these all 6 edges are of the same length. तो कितना बढ़िया हो गया। तो पता चला कि ये जो टेट्राहेड्रल है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है ना, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है। मीन्स इसके सारे एज लेंथ सेम है, और हर एज लेंथ क्या है, ये एज लेंथ क्या है, ये इस क्यूब का डायगोनल है ना। तो दीज एज लेंथ आर व्हाट, these are diagonal of small cube। स्मॉल क्यूब ऐसे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बड़ा यूनिट सेल है, वो भी क्यूबिक है, उसमें से 8 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, है ना। ये स्मॉल क्यूब कितने हैं, 8। अच्छा हर छोटे क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। अगेन क्या है बच्चों, टू स्पेसिफाई और टू शो द ज्योमेट्री, ये बहुत दूर दूर बनाए गए हैं, इनके बीच में काफ़ी गैप रह दिया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, होता है कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत पास में रहते हैं, लेकिन तब वैसे बनाएंगे तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि टेट्राहेड्रल कहाँ पे बन रहा है। इसलिए बुक्स में या एग्जाम्पल्स में इस तरह से बना के दिखाया जाता है। सो दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। So consider a unit cell of CCP or FCC lattice and divide it into 8 small cubes. A regular tetrahedron is formed joining 4 atoms of each cube. हर क्यूब में ये 4 एटम आएंगे, देखो हर क्यूब में 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, और उन 4 को आपस में ज्वाइन करने से एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड रेगुलर वॉइड है ना। ये ध्यान रखने की बात है, वो कोई ऐसा एरा गैरा नहीं है जैसा पीछे हुआ करता था। बीसीसी में क्या था, कोई भी रेगुलर वॉइड ही नहीं मिला, इतनी परेशानी हो गई। टेट्राहेड्रन देखो तो वो डिस्टॉर्टेड,
ऑक्टाहेड्रन देखो तो वो डिस्टॉर्टेड, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया हो गया, रेगुलर वॉइड मिल गया। अब अगर रेगुलर वॉइड मिल गया तो फिर हमारा फॉर्मूला जो है वो फिट बैठना चाहिए इसमें। जरा देखें फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। कितने टेट्राहेड्रल नजर आ रहे हैं? अभी तक तो 8 दिख गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड दिख गया है ना। जैसे एक ही है वैसे हर छोटे क्यूब में एक एक वॉइड नजर आएगा, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड दिख गए। अच्छा देखो आगे क्या होता है। अच्छा जरा ये देखें कि अपना ये जो एससीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसमें कुल मॉलिक्यूल्स या कुल पार्टिकल्स कितने होते हैं? तो आपको याद होगा तो 4 होते हैं बच्चों। देखो हर फेस सेंटर पर एक, बट उसका कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 6 इंटू हाफ दैट इज 3। और हर कॉर्नर पर एक, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। तो 4 नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल इन दिस एफसीसी। तो एन अगर 4 है और टेट्राहेड्रल अगर रेगुलर है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? देखो 8 आ रहे हैं। देखो कितना बढ़िया हो गया। तो ये n to n और फिर n, ये फॉर्मूला कब चलता है? when voids are regular. If they are irregular then formula does not hold true, है ना। ठीक, तो अभी जो बातों का डिस्कशन हुआ, जो चर्चा हुई, उसको थोड़ा लिख लेना चाहिए। 1 tetrahedral void in each small cube, बिल्कुल सही सर। 8 tetrahedral voids in 1 CCP unit cell, absolutely correct. And number of atoms in 1 CCP unit cell, कितने होते हैं भाई? 6 फेस, और हर फेस का इफेक्टिव हाफ, 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1/8. So if you solve this you will get 4 which is n. और number of tetrahedral voids 8 क्यूब में एक एक बन रहे थे तो 8. So this is exactly equal to 2 times of n. And these are regular tetrahedral voids. That's why the formula is getting correct. n है तो tetrahedral 2n है. All edges are same. तो ये बात हुई सीसीपी या एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन क्या होता है। अब बात करते हैं सीसीपी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो देखो इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अभी यहां पर एक टर्म आने वाला है जो हम लोग पीछे छोड़ा था ना कि एस सेंटर पर किस तरह के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते होंगे, तो वो यहां पर थोड़ा कवर हो जाएगा। देखो कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यहां पे बच्चों 2 तरह के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। कैसे? सो कंसीडर अ यूनिट सेल ऑफ सीसीपी या एफसीसी लैटिस, उसका एक यूनिट सेल हो गया। अब देखो एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक फूल तो एकदम बीच में बन गया। कैसे? जितने भी फेस सेंटर्ड एटम हैं सबको ज्वाइन कर दीजिए आपस में। जितने भी फेस सेंटर एटम हैं सबको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। सो कंसीडर दिस एज अ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल बेस, ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल बेस, और इस बेस के ऊपर ये एक पे पहले ऊपर वाले पिरामिड का अपेक्स है और ये नीचे वाले पिरामिड का अपेक्स है। क्या किया हम लोगों ने क्या किया कि अब हर कॉर्नर से इस अपेक्स को ज्वाइन कर दिया, हर कॉर्नर से इस अपेक्स को ज्वाइन कर दिया। देखो कितना सुंदर एक ऊपर का पिरामिड दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक नीचे का भी पिरामिड है। सो दिस इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अब जरा इसको देखो गौर से। इस ऑक्टाहेड्रल के किसी भी फेस को ले लो, जैसे इस फेस को ले लेते हैं, तो ये जो एक स्क्वायर है, मैं स्क्वायर भी एक ड्रॉ कर देता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर, इस स्क्वायर का ये डायगोनल है। ऐसे आप किसी भी फेस को देख लें, वो एक स्क्वायर का डायगोनल है। सॉरी, किसी भी एज को देख लें, वो एक स्क्वायर का डायगोनल है। तो यहां पर सारे एज
एकदम सेम है। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे इस बेस को देखो, तो बेस भी इस स्क्वायर का, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर का डायगोनल है ना। बेस का ये वाला एज, ये वाला एज देखो तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो all these four edges are diagonal of a square। ऐसे नीचे भी क्या है, वो भी क्या है, स्क्वायर के डायगोनल है। तो आपको एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे दिख रहा है, और ये एक परफेक्टली रेगुलर पिरामिड है दोनों। अच्छा, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है, तो नजर ही आ रहा है सर 100% इसी के अंदर है, बाहर तो है ही नहीं। अब इसका अगर लोकेशन देखेंगे बच्चों, तो इसका लोकेशन कहाँ बनाते हो, देखो फिर से, ये इतनी दूर दूर नहीं होता है बच्चों, ये सब पास पास होते। तो इस पिरामिड का जो सेंटर है वही लोकेशन हो गया। तो इस पिरामिड का सेंटर ये हो गया, ये हो गया सेंटर। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ब्लू पेन से, ये सेंटर हो गया। तो इसी को हम मान के चलते हैं कि यही सेंटर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन है। तो ये सेंटर क्या है, ये दरअसल इस यूनिट सेल का भी तो सेंटर है। ये इस एफसीसी यूनिट सेल का बॉडी सेंटर है प्यारे बच्चों। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, कोई अगर इसकी लोकेशन पूछे तो यू विल से सर दिस इज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। बहुत अच्छे। अच्छा, एक और कैटेगरी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, वो क्या है जरा समझो। देखो हम क्या करें, 8 क्यूब बने थे छोटे, तो ऊपर का एक छोटा क्यूब और नीचे का एक छोटा क्यूब। तो उन ऊपर और नीचे के छोटे क्यूब में क्या करो, इसका ये पॉइंट, ये पार्टिकल और ये 3 इसके लेते हैं, और एक ये, और एक ये। एक सेकेंड बच्चों, क्या होगा कि एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और ये 4 पॉइंट्स ले लिए बच्चों। आप चाहें तो नीचे वाला भी इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना। तो आपको देखो एक इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो तुमको बढ़िया पिरामिड दिखने लगेगा। इसको थोड़े अलग कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, तो तुमको थोड़ा समझ में आएगी बात। जरा समझें। अब यहां भी देखो क्या हो रहा है बच्चों, 1 2 3 4, ये जो है 4 पॉइंट्स इस क्यूब के इन्वॉल्व हैं इस पिरामिड को बनाने में। अच्छा, बाकी के जो 2 पॉइंट हैं बच्चों, ये बाहर हैं, मतलब ये दूसरी यूनिट सेल के होंगे। जरा गौर से देखें कि अगर ऐसा ही एक यूनिट सेल हम इसके यहाँ पे रख दें, इससे एकदम एडजेसेंट इसके सामने रख दें, और एक यूनिट सेल एडजेसेंट इसके साइड में रख दें, और जो साइड में रखें उसके भी सामने एक और रख दें, मतलब कुल मिलाकर 4 यूनिट सेल रख दी जाए, है ना। 4 यूनिट सेल रख दी जाए, एक इसके ठीक बगल में, एक इसके ठीक सामने, और जो इसके बगल में रखी उसके भी ठीक सामने रख दीजिएगा। तो जरा सोचें कि क्या ये ऑक्टाहेड्रल चारों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बीसीसी में भी क्या होता है, एस सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल बनता है, और वो ऑक्टाहेड्रल का 1/4 पार्ट उस यूनिट सेल में रहता है और 3/4 हिस्सा बाहर रहता है। वही काम यहां भी है बच्चों, वही काम यहां भी है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऑक्टाहेड्रल का लोकेशन बताओ, क्या लिखोगे, तो आप कहेंगे सर इसका जो सेंटर आएगा वो इस वर्टिकल एज के सेंटर पर आएगा, यहां पर आएगा। जरा सोचो, इसका जो सेंटर आएगा, ये ऑक्टाहेड्रल क्या है, उसकी अगर हम कहें कि क्या ये ऑक्टाहेड्रल
इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? तो आप कहेंगे हाँ सर एकदम है, बिल्कुल है सर, यही वर्टिकल एक्सिस है, ये लट्टू जैसा घूम सकता है इसके अबाउट, एकदम सर सिमेट्रिक है। तो एक क्यूबिक सेल आपने इसके सामने रख दी, एक बगल में रख दी, एक बगल वाले के सामने रख दी, उसमें ये बराबर बराबर बटा हुआ है चारों में। लेकिन ये जो वर्टिकल एक्सिस है बच्चों, ये वर्टिकल एक्सिस चारों यूनिट सेल में है। जरा सोचो, इसके सामने रखोगे तो भी ये लाइन उसका भी हिस्सा हो जाएगी, इसके बगल में रखोगे तो ये लाइन उसके भी लिए एक एज का काम करेगा, और बगल वाले के सामने रखोगे तो ये जो है, अगर आप 4 यूनिट सेल रखते हैं तो दिस इज द कॉमन एज ऑफ ऑल द 4, और इसी कॉमन एज के अबाउट ये एक फूल बना हुआ है, और इस फूल का 1/4 हिस्सा चारों में है। तो इस ऑक्टाहेड्रल का लोकेशन क्या होगा? इस कॉमन एज का सेंटर या एज सेंटर। अच्छा, क्या हर एज पर ऐसा ही एक फूल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और वो फूल क्या होगा? 4 यूनिट सेल में बराबर बराबर बटेगा। सो दिस इज वन कैटेगरी या वन टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक और रेगुलर। वाई इट इज रेगुलर? इसका हर फेस इस छोटे क्यूब का एज है, सॉरी इस छोटे क्यूब का जो एक फेस है उसका डायगोनल है। देखो देखो, इस स्क्वायर का डायगोनल ये हो गया, इस स्क्वायर का डायगोनल ये हो गया, है ना। ये जो नीचे वाला है देखो बच्चों, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो ईच एज इज डायगोनल ऑफ दीज स्मॉल स्क्वायर्स। सो द सेकेंड कैटेगरी क्या है? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल। ए क्या है? ए है एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, और बी क्या है बच्चों? एट द एज सेंटर ऑफ ईच एज। केवल एक वॉइड दिखाया गया है, वैसे 12 वॉइड बनेंगे बच्चों। हर एज पर इस तरह का एक फूल बनेगा। तो विसाइड्स द बॉडी सेंटर के अलावा देयर इज वन, अरे राम राम, ये तो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड लिख दिया, सो सैड। ऑक्टाहेड्रल है प्यारे बच्चों। सो देयर इज वन octahedral void at the center of each of the 12 edges. 3 atoms of the same unit cell and 3 belonging to the adjacent unit cell. थोड़ा गलत हो गया, ये 3 कहाँ? 1 2 3 4 हैं इसमें, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। इसको तो हम हटा ही देते हैं, इसको भूल जाइए, कुछ लिखा हुआ था। अब ये भी हमें ध्यान में रखना होगा बच्चों कि ये दोनों कैटेगरी के जो वॉइड्स हैं, ये दोनों ही कैटेगरी के वॉइड्स रेगुलर ऑक्टाहेड्रल हैं, पहला भी और दूसरा भी, या ए और बी बोथ, है ना। तो इस बात को अगर हम मेंशन करें तो बहुत अच्छा। So, both types of voids are regular octahedron या regular octahedral void, ऐसे लिख लेते हैं। Both type of voids are regular octahedral voids, है ना। दोनों ही कैटेगरी के जो वॉइड्स हैं वो दरअसल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, बस अपने को यही ध्यान रखना है। तो जो ईच एज ऑफ द क्यूब इज शेयर्ड विद 4 एडजेसेंट यूनिट सेल, बिल्कुल सही है ना। वो जो एज था वो चारों के लिए कॉमन था बच्चों, एंड ओनली 1/4 ऑफ ईच वॉइड बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। 1/4 हिस्सा ही एक यूनिट सेल में आएगा, क्योंकि 4 यूनिट सेल में फुल बटा हुआ है। तो अगर ये देखें कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट एज सेंटर्स कितने हैं, तो कुल एज कितने होते हैं भाई? तो कुल एज होते हैं 12, सबके सेंटर पर एक एक जो है वॉइड है। तो लेकिन उस वॉइड का जो इफेक्टिव
नंबर है अपने उस यूनिट सेल के लिए, दैट इज ओनली 1/4. सो 12 इंटू 1/4 दैट इज 3. तब क्या हो गया, 3 तो ये हो गया और एक था बच्चों बीचों बीच में. तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना, टोटल नंबर में भी इफेक्टिव, अगर इफेक्टिव वर्ड नहीं भी लिखा है तो इट इज बाय डिफॉल्ट इफेक्टिव. आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितने हैं, तो आप कह दीजिए सर 12 और प्लस 1 13 है. सर हर एस सेंटर पर एक है तो 12 वो हो गए, 1 सेंटर पे है तो 13 है. नो, रॉन्ग. आइदर यू यूज दिस वर्ड और नॉट, यू विल आंसर ओनली इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड्स. तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर अ सीसीपी कितने हैं बच्चों, 3 at S centers and 1 at body center. So this is 4. और ये जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बातचीत चल रही है ये सब के सब यहां पर रेगुलर वॉइड्स हैं, तो फॉर्मूले में फिट होना चाहिए. अच्छा जरा देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ सीसीपी, कितने एटम्स होते हैं भाई, 6 फेस, और हर पर इफेक्टिव नंबर हाफ, और 8 कॉर्नर, सबका इफेक्टिव नंबर 1/8. तो ये कितना हो गया, 3 + 1 दैट इज 4. तो सीसीपी में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जिसको कि हम कैपिटल एन कहते हैं दैट इज 4. तो अगर रेगुलर वॉइड्स बन रहे हैं ऑक्टाहेड्रल तो वो भी एन ही आना चाहिए, तो देखिए वो भी 4 ही आता है. और सीसीपी में ही अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं तो वो 8 आते हैं. तो ध्यान रखना है कि जब हम बीसीसी की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों ही इर्रेगुलर होते हैं, और जब सीसीपी की बात करते हैं या एफसीसी की बात करते हैं बच्चों तो दोनों ही किस्म के वॉइड्स जो है वो रेगुलर वॉइड्स होते हैं बच्चों. कितना आसान है, कितना आसान है. अब आखिरी अपना सेल है एससीपी, उसको भी देख लिया जाए. Now the last is hexagonal close packing और SCP. अब SCP में जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं थोड़े और जटिल होते हैं बच्चों, तो मैंने केवल जो है नंबर्स लिख के ही अपना पल्ला झाड़ लिया है. आप भी याद रखें उतना काफ़ी है. अगर आपको देखना है फिगर तो यू कैन एक्सेस एनी बुक, गुड बुक, यू विल गेट द दोज 3 डायमेंशनल फिगर्स. अब देखिए SCP की बात करते हैं. तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल होता है वो कैसा बनता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एससीपी में, वो नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं भाई. तो हमने देखा था कि जो एससीपी होता है, एससीपी में इस तरह का सिस्टम रहता है कुछ, है ना. जब हम लोग पढ़े थे पीछे तो एससीपी हमने देखा था जब हम लोग 3D पैकिंग पढ़ रहे थे. तो एससीपी में क्या होता है बच्चों, इस तरह का कुछ सिस्टम बनता है. चलो मैं एक बार थोड़ा सा एससीपी बना के दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये वॉइड नहीं बना रहे हैं तो कम से कम एससीपी तो बनाया ही जा सकता है ना, इतनी भी इसकी बेइज्जती ठीक नहीं. ओके, सो लेट मी ड्रॉ एससीपी. तो एससीपी में क्या होता है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है यूनिट सेल का, दैट क्रॉस सेक्शन इज अ रेगुलर हेक्सागन. सो से दिस इज द क्रॉस सेक्शन विच इज अ हेक्सागन दैट आई हैव प्लॉटेड. थोड़ा छोटा हो गया, एनीवेज कोई बात नहीं, हमें तो थोड़ा सा बस समझना है, तो थोड़ा छोटा भी बनेगा तो कोई हर्जा नहीं है. क्योंकि हम लोग पहले डिटेल में जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ते थे तो मैंने उस समय आपको समझाया था कि एससीपी क्या होता है. ये एससीपी का डब्बा हो गया, है ना. दिस इज अ डमरू, दिस इज अ वर्टिकल डमरू. और बच्चों ये जो डमरू है इस डमरू में क्या है कि ये भी पीछे हमें दिख नहीं रहा है, ये बेस का बाकी का हिस्सा है. तो ये खड़ा हुआ डमरू है. इस डमरू में क्या होता है कि ऊपर का जो हेक्सागोनल फेस है, इस हेक्सागोनल फेस के हर कॉर्नर पर एक एक एटम रखा रहता है. तो ऐसा हो गया. और जो नीचे का हेक्सागोनल फेस है उसके भी हर कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ रहता है. तो ये हो गया. ओके. अच्छा, फिर क्या होता है बच्चों, उसके बाद ये होता है कि
ये जो हेक्सागोनल फेस है इसके बीचों बीच में भी एक एक एटम रहता है। ये हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मीन्स इसके ऊपर अगर एक हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन उसके लिए रहेगा और ये आधा जो है नीचे इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में है। ऐसे ये 50% इसमें, 50% इसके जो नीचे रहेगा उसमें। तो एक तो ये हो गया। एक और रहता था। एक और क्या रहता था? एक और ऐसा रहता था कि बीच में एक ट्रायंगल भी रहता था, अगर आपको याद हो, और उस ट्रायंगल में भी 3 कॉर्नर पर 3 एटम्स रहते थे, है ना। वो जो ट्रायंगल रहता था उस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर 3 एटम और भी रहते थे और वो कंप्लीटली इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर ही रहते थे। तो ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन होता है एक एससीपी का। और अगर इस एससीपी में हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखें, नंबर ऑफ एटम्स लिखा है एससीपी में तो कोई बात नहीं है। अगर इफेक्टिव वर्ड नहीं भी लिखा है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इफेक्टिव, है ना। सभी में इफेक्टिव नहीं लिखा है किसी में, तो वो डिफॉल्ट होता है कि इफेक्टिव की ही बात हो रही है। तो नंबर ऑफ एटम इन एससीपी कहें या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कहें तो क्या होता है बच्चों, ये जो 3 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स हैं, इस पर जो एटम्स हैं वो तो एससीपी में 100% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके हिस्से का तो एक ही गिना जाएगा। सो 3 into 1 प्लस। नाउ ये जो हेक्सागन के कॉर्नर पर देखते हैं ये 6 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्या होता है कि हर एटम 6 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो 6 ऊपर हैं रेड कलर के और 6 नीचे, टोटल 12। और हर ईच ऑफ दीज रेड एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल्स, है ना, 6 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। तो 12 वो हो गया और इंटू 1/6 हो गया, है ना, 12 हो गए और सबका 1/6 पार्ट ही जो है इसको कंट्रीब्यूट करता है। फिर ये एक ऊपर का फेस का, एक नीचे का फेस का, 2 ये हो गए और इनका कंट्रीब्यूशन केवल 50% है, 2 into half. So if you add all these, this is equal to 6. So effective number of SCP is 6. So effective number of atom in SCP is 6, that is n. अब SCP में भी बच्चों जो वॉइड्स बनते हैं, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, वो रेगुलर बनते हैं। तो अगर हम रेगुलर वॉइड्स की बात करें तो फिर फॉर्मूले में फिट होना चाहिए। तो n अगर 6 है तो नंबर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, सो दैट इज 12। अब बात आती है नंबर ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो वो तो n ही होता है, सो दैट इज 6। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ वॉइड्स and number of voids in CCP, BCC। हमने BCC से स्टार्ट किया, then we move to CCP and then we move to SCP। SCP में एक चीज हमने और टरका दी, नहीं बताई, लोकेशन नहीं बताया आपको, केवल नंबर ऑफ वॉइड्स ही बता दिया, क्योंकि इसका लोकेशन भी थोड़ा और ज्यादा जटिल है, उससे हमारा नाता पड़ेगा नहीं बच्चों, है ना। तो क्यों अनावश्यक जो है ज्यादा रगड़ घिस किया जाए। नंबर ऑफ वॉइड्स याद रखिए, दैट्स सफिशिएंट। फिर कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो आई विल टेल यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी डिड वेरी सीरियसली। थैंक यू।